नमस्कार दोस्तों और आयुर्वेद के फ्यूचर डॉक्टर्स। मैं हूं सौर्य और आज हम लोग क्रिया शारीर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में डीप डाइव करने वाले हैं, मज्जा धातु। देखिए, बीएमएस फर्स्ट ईयर के लिए ना ये एक गेम चेंजर टॉपिक है, तो अपना पूरा ध्यान यहीं पर रखना। तो आज का सीन क्या है? हम मज्जा को सिर्फ बोन मैरो की तरह नहीं देखेंगे, नहीं, हम इसकी पूरी कहानी समझेंगे। मतलब ये बनता कैसे है, इसके टाइप्स क्या-क्या हैं, इसके कम या ज़्यादा होने से बॉडी में क्या ड्रामा होता है और सबसे ज़रूरी, दोषों के साथ इसका कनेक्शन क्या है। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके नाम को ही क्रैक करते हैं। मज्जति इति मज्जा, इसका मतलब है जो डूबा हुआ है। अब सवाल है कहाँ डूबा हुआ है? अस्थि धातु में, यानी हमारी हड्डियों के अंदर। तो देखिए इसके नाम से ही इसकी लोकेशन और इसका नेचर यानी इसका अंक्शस या ऑयली होना दोनों पता चल जाता है। कितना कमाल है ना? अच्छा, अब इस स्लाइड में एक बहुत खास बात है। मज्जा के दो मेन टाइप्स हैं। एक है पीतम मज्जा यानी येलो बोन मैरो, ये लंबी हड्डियों में होता है और इसमें फैट्स ज्यादा होता है। और दूसरा है रक्त मज्जा यानी रेड बोन मैरो, ये फ्लैट बोन्स में मिलता है और जानते हैं यहीं पर हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो देखिए कैसे आयुर्वेद और मॉडर्न एनाटॉमी एक दूसरे से एकदम सिंक में है। तो ये मिलता कहाँ है? सबसे ऑब्वियस है अस्थि यानी हड्डियों के अंदर, लेकिन ये संधियों और पर्व यानी हमारे बड़े और छोटे जॉइंट्स में भी मौजूद है। और सबसे कूल बात, जब यही मज्जा हमारे स्कल के अंदर होता है तो उसे एक स्पेशल नाम दिया गया है, मस्तुलुंग, जिसे हम आज ब्रेन के तौर पर समझते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की। हमारी बॉडी में ये होता कितना है? तो क्लासिकल टेक्स्ट्स के हिसाब से हमारे शरीर में मज्जा का प्रमाण है 1 अंजलि। ये दिखाता है कि हमारे आचार्यों ने हर धातु को कितनी सटीकता से मापा था। तो ये बनता कैसे है? इसकी ना एक पूरी मेटाबॉलिक स्टोरी है। देखिए, अस्थि धातु का जो नरिशिंग पार्ट होता है वो मज्जावह स्रोतस यानी इसके स्पेसिफिक चैनल्स में जाता है। वहां पर मज्जाग्नि यानी इसकी अपनी टिश्यू फायर उस पर काम करती है और तब जाकर स्टेबल मज्जा धातु बनता है। मतलब ये जो एक धातु से दूसरा धातु बनता है ना, उसका ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और जैसे हर प्रोसेस के कुछ बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वैसे ही मज्जा बनने पर भी होते हैं। इसका उपधातु है केश यानी हमारे बाल, और इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स या मल है हमारी आंखों, स्किन और स्टूल में पाई जाने वाली ऑयलीनेस या स्निग्धता। तो अगली बार जब आंखों में हल्की नमी या स्किन पर ऑयल महसूस हो तो याद रखना कि ये मज्जा धातु के मेटाबॉलिज्म से जुड़ा है। तो इसका काम क्या है? पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, अस्थि पूरण यानी हड्डियों के अंदर की खाली जगह को भरना। दूसरा है स्नेहनम यानी बॉडी को लुब्रिकेट और ऑयली रखना। तीसरा है बल यानी स्ट्रेंथ देना। और चौथा शुक्र पुष्टि यानी अपने बाद आने वाले शुक्र धातु को नरिश करना। ये हमारी बॉडी का डीप सीटेड स्ट्रेंथ प्रोवाइडर है। अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट पर, मज्जा सार पुरुष। ये वो इंसान है जिसमें मज्जा धातु बेस्ट क्वालिटी की है। समझिए कि ये हेल्थ का एक एस्पिरेशनल लेवल है, एक तरह की मेन कैरेक्टर एनर्जी। तो ऐसे व्यक्ति को पहचानेंगे कैसे? उनका शरीर सॉफ्ट लेकिन स्ट्रॉन्ग होगा, आवाज में एक गूंज होगी, कॉम्प्लेक्शन स्मूथ होगा और आंखें बड़ी और प्रभावशाली होंगी। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि ऐसे लोग लंबी उम्र, ताकत, ज्ञान और धन इन सब से ब्लेस्ड होते हैं। ये सीधा कनेक्शन दिखाता है कि हमारे डीप टिश्यूज की हेल्थ हमारी ओवरऑल लाइफ क्वालिटी को कैसे इफेक्ट करती है। लेकिन पिक्चर में ट्विस्ट तब आता है जब ये बैलेंस बिगड़ता है। अगर मज्जा बढ़ जाए यानी वृद्धि हो तो शरीर और आंखों में भारीपन, जॉइंट्स में स्वेलिंग और डीप एब्सेस हो सकते हैं। और अगर मज्जा घट जाए यानी क्षय हो तो अस्थि शोषिर्य या ऑस्टियोपोरोसिस, चक्कर आना और विजन का ब्लर होना जैसे लक्षण दिखते हैं। एक फ्यूचर डॉक्टर होने के नाते ये समझना कि मज्जा का इम्बैलेंस बॉडी को क्लिनिकली कैसे अफेक्ट करता है, प्रैक्टिस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब यहाँ पर सब लोग अपना पूरा ध्यान लगाना, क्योंकि हम एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट पर आ रहे हैं। इस कोट को ध्यान से देखिए। ये वात दोष और अस्थि धातु के बीच एक यूनिक इनवर्स रिलेशनशिप को सेटअप करता है, जो मज्जा को समझने के लिए की फैक्टर है। और इस रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें आश्रयी भाव को समझना होगा। ये एक फंडामेंटल आयुर्वेदिक प्रिंसिपल है। आश्रय मतलब कंटेनर और आश्रयी मतलब जो उसमें रहता है।
यहाँ पर धातु आश्रय हैं और दोष आश्रयी हैं। ये टेबल इस कॉन्सेप्ट को बहुत शानदार तरीके से समझाती है। देखिए, कफ का मज्जा, रस, मांस के साथ सीधा रिलेशन है। कफ बढ़ेगा तो ये धातु भी बढ़ेंगे। पित्त का रक्त के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन कहानी बदलती है वात और अस्थि के साथ। इनका रिलेशन इनवर्स है। जब वात बढ़ता है तो अस्थि घटती है, और क्योंकि मज्जा अस्थि के अंदर रहता है, अस्थि का क्षय सीधे सीधे मज्जा को प्रभावित करता है। ये पॉइंट एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे डिस्कशन का सार क्या है? मज्जा सिर्फ हड्डियों के अंदर का सब्सटेंस नहीं है। ये हमारी बॉडी की डीप सीटेड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और वाइटैलिटी का सोर्स है। ये हमारे नर्वस सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी और हमारी ओवरऑल लाइफ फोर्स से जुड़ा हुआ है। तो अब जब मज्जा धातु की वाइब समझ में आ गई है, एक सवाल तो बनता है, ये डीप अंडरस्टैंडिंग हड्डी और ब्रेन हेल्थ को देखने का नजरिया कैसे बदलती है? इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है, बल्कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देने के लिए है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है मज्जा धातु का ये पूरा विश्लेषण आप सबके लिए फायदेमंद रहा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही और ज्ञान से भरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।